हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जनवरी टू जून, दैट इज लास्ट 6 मंथ्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स को। अभी अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग 6 मंथ्स के कंपाइलेशन लेकर के आ रहे हैं अलग अलग फील्ड से रिलेटेड। जैसे हमने 6 मंथ्स की मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखी, 6 मंथ्स की डिफेंस न्यूज़ का कंपाइलेशन देखा। आज हम साइंस टेक देखेंगे, फिर स्पोर्ट्स भी आएगा, रैंकिंग इंडिसेस भी आएगा, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, सारी कैटेगरीज आएंगी एक एक करके। तो चलिए साइंस एंड टेक से शुरुआत करते हैं। इसमें डिफेंस से जुड़ा हुआ साइंस टेक नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हमने पिछले वीडियो में जब हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरा डिफेंस न्यूज़ कवर किया था तो उनसे रिलेटेड न्यूज़ वहीं पे कवर कर ली गई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ में। पीडीएफ, हाँ जी, आप पूछें उससे पहले बता दें, इसका पीडीएफ आपको parchamclasses.in वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसे करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर सारे पीडीएफ बैंक का सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर कोर्सेज देखने हैं आपको जनरल अवेयरनेस के या जीके के जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब के लिए आप परचम ऐप पे जा सकते हैं। ओके, चलिए। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसरो रिसेंटली टेस्टेड एन इंजन that will be used to power India's first human carry rocket under Gaganyaan human space mission. What is the name of that engine? हिंदी में भी सवाल समझा देती हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर तो सेम ही रहेगा। इसरो ने हाल ही में एक ऐसे इंजन का परीक्षण किया है जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने वाले रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का नाम क्या है? तो इसमें 2-3 बातें छुपी हुई हैं। सबसे पहला, एक ऐसा मिशन है जो कि इंडिया जिस पे वर्क कर रहा है, गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। गगनयान एक मिशन का नाम है जिसके तहत ह्यूमंस को भेजा जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिटल्स के अंदर। जो लोअर अर्थ ऑर्बिटल्स हैं, अर्थ के पास वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं स्पेस के, उधर। और उसके तहत उस गगनयान के लिए एक इंजन है जिसको टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली। उस इंजन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, नाम इज विकास इंजन। उस इंजन का नाम क्या दिया गया? विकास दिया गया। और इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट बन रहा है इस मिशन के तहत। इंडियाज फर्स्ट यानी इंडिया में ही बनाया जाने वाला पहला ऐसा रॉकेट जो कि इंसान को लेकर के जाएगा। ठीक है, तो विकास इंजन उसमें लगेगा, वो उस रॉकेट को पावर प्रोवाइड करेगा। तो टेस्ट कहाँ कंडक्ट हुआ? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है और भी फर्दर स्टेजेस ऑफ टेस्ट चलते रहेंगे। अब गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स कंडक्ट करवाएगा। टोटल 3 इसमें स्टेजेस रहेंगी। 2 फ्लाइट्स ऐसी रहेंगी जिनमें इंसान नहीं जाएंगे, अर्थ के जो नियर ऑर्बिट्स हैं स्पेस के वहाँ तक, और जो तीसरा फ्लाइट होगा उसमें ह्यूमन जाएंगे। फर्स्ट ह्यूमन लेस होगा, सेकंड के अंदर एक रोबोट को भेजा जाएगा। चलिए यहीं पे आपसे पहला सवाल करती हूँ। लेट मी सी कि आप करंट अफेयर्स कब से फॉलो कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो आंसर कर पाएंगे। गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन जो है वो 3 स्टेजेस में होना है। पहले के अंदर कोई भी ना इंसान जाएगा ना रोबोट जाएगा, सिर्फ रॉकेट जाएगा। सेकंड स्टेज के अंदर एक रोबोट भेजा जाएगा इस मिशन में। उस रोबोट का नाम आप बताने की कोशिश कीजिए, ट्राई एंड राइट डाउन इन द कमेंट अगर आपको आता है तो। और थर्ड मिशन के अंदर ह्यूमन विल बी सेंट। लेटर ऑन एक्चुअली कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से बाकी सारे कंट्रीज भी कर रहे हैं कि जो इंसान हैं उनको स्पेस में ट्रैवल के लिए भेजा जा सके, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, तो उन्हीं लाइंस पे गगनयान मिशन को तैयार किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म में तो एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी और लॉन्ग टर्म के अंदर ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स को टारगेट किया जा रहा है। ओके, और ये कुछ आप ट्रिविया देख लीजिए। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ये सेक्रेटरी भी हैं। तो थोड़ी बहुत जो रिलेटेड न्यूज़ होगी ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आ सके, वो भी आई विल ट्राई एंड प्रोवाइड यू। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विक्रम 1, इंडियाज फर्स्ट। जो भी चीज़ इंडिया की पहली हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन ही आपको मिलेगा। सो विक्रम 1 इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट टेस्टेड। तो इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट, क्या नाम है उसका? विक्रम 1। विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर ये पूरी सीरीज रखी जा रही है। सो विक्रम 1, और उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। किसने बनाया? ये प्राइवेट रॉकेट है, यानी कि कोई प्राइवेट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो बना रही होगी। सो प्राइवेट सेक्टर के रॉकेट मेकर स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है विक्रम 1। ओके, स्काई रूट आप ध्यान रखेंगे, जो कि हैदराबाद बेस्ड है और एक स्टार्टअप था जिसको की अपॉर्चुनिटी दी गई क्योंकि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ रही है स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। और उन्होंने फुल ड्यूरेशन की टेस्ट फायरिंग करके देख लिया है। इंडिया का फर्स्ट एवर प्राइवेटली डिजाइंड एंड डेवलप्ड रॉकेट फॉर
कमर्शियल मिशंस को लेकर के ये जाएगा। इस मिशन का जो थर्ड स्टेज है उसको नाम दिया गया है कलाम 100, अब्दुल कलाम जी के ऊपर इसको नाम दिया गया है। और विक्रम 1 जो है ये स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवी पेलोड नहीं रहेगा, ये 225 से 500 kg के पेलोड के साथ में ये स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, कमर्शियल सैटेलाइट्स को, जैसे अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे अभी हम आगे देखेंगे टाटा है तो वो अपनी अगर कोई D2H सर्विस के लिए सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाह रहे हैं या किसी भी और रीज़न से कोई और कमर्शियल पर्पस से सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाह रहा होगा और ज़्यादा पेलोड, ज़्यादा भारी सैटेलाइट्स नहीं होंगी, बड़ी नहीं होंगी, तो विक्रम 1 उनको लेकर के जा सकता है। पवन कुमार चंदाना जो हैं वो को-फाउंडर हैं एंड CEO हैं स्काईरूट एरोस्पेस के। ठीक है, बात समझ में आ गई। कमर्शियल पर्पस यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी अब ये जो रॉकेट है इसको यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस लॉन्चेस। ठीक है। ISRO has decommissioned which communication satellite after 14 years service? Decommission करना यानी यूज में से हटा देना। ओके, सो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 14 साल की सेवा के बाद किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? अब इट इज नो मोर इन यूज। आंसर इज इनसैट 4B। इनसैट 4B, इंडियन सैटेलाइट, राइट, 4B। और ये लॉन्च कब हुई थी? ये 12 मार्च 2007 के अंदर हुई थी। आप मोटे मोटे 2007 ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। D2H सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो केबल सर्विसेज होती हैं उनके लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि डाला गया था ऑर्बिट के अंदर, और बाकी जो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं वो इसके थ्रू चल रही थी। वैसे इसका लाइफ 12 ईयर्स का था, लेकिन ये 14 ईयर्स तक सर्विस में रहा। बहुत सारे मैनोवर्स यानी कि कोशिशें की गई इसको और ऑर्बिट में चलाने के लिए, लेकिन अब ये वर्क नहीं कर रही थी तो इसको यूज से हटा दिया गया। और ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर 12 साल तक अपनी सर्विसेज दे रही थी। 3025 किलोग्राम की कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? फ्रेंच गियाना, जो कि एक फ्रांस का लॉन्च स्टेशन है इन साउथ अमेरिका, है ना। फ्रेंच लॉन्च स्टेशन है ये, पर साउथ अमेरिका में लाई करता है। एरियन 5 लॉन्च व्हीकल है, इससे इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ें, चलिए। इसरो लॉन्च्ड, अभी जितनी भी न्यूज़ है आपको इसरो की देखने को मिलेगी, फिर नासा की देखने को मिलेगी, तो इसी तरह से क्लब किया गया है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आपको मिल जाए। ठीक है। इसरो लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04। EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, 04 नंबर की। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी होगी? जो कि लोअर ऑर्बिट्स के अंदर, लोअर ऑर्बिट का मतलब समझ रहे हैं ना, ये अर्थ है तो अब देखिए स्पेस जो है वो बहुत फैला हुआ है, विस्तृत है, लेकिन ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी अर्थ के पास वाली ये जो ऑर्बिट्स है ना, यहाँ पे इनको डाला जाता है ऑर्बिट के अंदर, ताकि वो सरफेस की, एटमॉस्फेयर की जब आपको स्टडी करनी होती है तो यूजली यहाँ से लोअर अर्थ ऑर्बिट से पॉसिबल हो पाती है। सो EOS-04 लॉन्च किया गया PSLV C-52 के ऊपर। ओके, PSLV इज व्हाट? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो कोई भी अगर सैटेलाइट होगी उसको एक लॉन्च व्हीकल चाहिए, तो इस बार कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया? EOS-04 के लिए PSLV C-52, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। क्या काम करती है EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स जो होती हैं? ये बेसिकली आपके मिट्टी से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड ये सारी स्टडी करके और डेटा पहुंचाती हैं। कम्युनिकेशन में काम आती हैं ये। सो इट इज़ अ रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। रेडार से इमेजेस लेगी और वो कम्युनिकेशन वापस पहुंचाएगी। सो रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, 1710 kg की है। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको डिप्लॉय किया गया है। सन सिंक्रोनस क्या होती है? जो एक टाइम पे एक जगह पे मिलेगी सिंक्रोनाइज विद सन, यानी कि जैसे अगर एक जगह पे सन 12 बजे इस पोजीशन पे रहता है तो वो सैटेलाइट भी 12 बजे उसी पोजीशन पे डेली आपको देखने को मिलेगी। सो इट्स टाइमिंग इज सिंक्रोनाइज विद द सन। जैसे आपने अगर पोखरन मूवी देखी होगी तो उसमें था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, से फॉर एग्जांपल दिन के 2 बजे सैटेलाइट इस जगह से गुजरती है तो रोज दिन के 2 बजे सैटेलाइट यहाँ से गुजरेगी। सो सच सैटेलाइट्स आर सन सिंक्रोनस। अभी मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया EOS-04, जिसको कि रिसैट-1 के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। ओके, और उसको PSLV C-52 की मदद से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला गया है।
और हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करेगी ऑल वेदर कंडीशंस की, एग्रीकल्चर, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, फ्लड मैपिंग यानी बाढ़ आना, इन सब से रिलेटेड डेटा ये इकट्ठा करने में मदद करेगी। देन GSAT-24 जो कि अगेन एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। एंड यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे कि ये जो GSAT-24 है इसको लॉन्च किसने किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, NSIL, जो कि एक अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, और ये कमर्शियल विंग है इसरो का। ऐसे समझ के चलिए कि इसरो तो अपने जो कंट्री से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो चला रही है, और अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है ये कि है गवर्नमेंट के अंडर में लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी लेगी। जैसे कि टाटा का अभी आप देखोगे कि टाटा प्ले को ही सर्विसेज देने के लिए GSAT-24 को लॉन्च किया गया है। ये इससे रिलेटेड जो डेटा आएगा वो सारा का सारा टाटा प्ले को ही जाएगा, और उनकी D2H सर्विसेज को ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और किसी के पास से शेयरिंग नहीं होगी। सो ये एक्सक्लूसिव प्राइवेट प्लेयर को सर्विस देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो जब भी कमर्शियल प्रोग्राम के तहत कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी तो गवर्नमेंट के अंडर में कौन सी बॉडी आती है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च GSAT-24, और एंटायर सैटेलाइट्स कैपेसिटी D2H सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले को दी जाएगी। कंपनी की पहली डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन ये रहा। तो सवाल सीधा सीधा बन सकता है कि इंडिया का पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन कौन सा रहा? किसका? इंडिया का नहीं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। तो GSAT-24। ओके, और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? कोरू, फ्रेंच गियाना में एरियन 5 रॉकेट, साउथ अमेरिका के अंदर, सेम। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, लाइक आई वाज टेलिंग यू, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी कंपनी है, लेकिन इसको बनाया क्यों गया है? कमर्शियल जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको अंडरटेक करने के लिए। सो इट इज़ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। और इस्टेब्लिश कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 6 मार्च 2019 को। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर में है, एंड कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको गठित किया गया। Now talking about GSAT-24, so 4180 kg की ये सैटेलाइट है और पैन इंडिया कवरेज देगी D2H एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए। और अगर हम NSIL की बात करें, कमर्शियल आर्म है इसरो का, मार्च 2019 में बना था। ये सब हम बात कर चुके हैं, सो दैट इज इट। हाँ जी, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको बता रही थी, लेमन टर्म्स में मैंने आपको बता ही दिया कि एक टाइम पे जब सन की पोजीशन के रेफरेंस में सैटेलाइट वहीं पे एवरी डे आपको देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट, यानी कि ऐसे मूव नहीं करती इक्वेटोरियल, ये पोलवर्ड्स मूव करेगी। ओके, एंड दिस मीन्स दैट दे आर सिंक्रोनाइज्ड टू बी इन द सेम फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू द सन। तो सन की पोजीशन के रिलेटिव ये फिक्स्ड रहती है। सो इफ डेली एट से 12 नून यहाँ पे अगर सैटेलाइट दिखती है तो वो घूम के डेली 12 नून यहीं पे वापस अगले दिन आपको दिखेगी, और पूरे साल यही चक्र चलता रहेगा। दिस मीन्स दैट द सैटेलाइट ऑलवेज विजिट्स द सेम स्पॉट, सेम लोकल टाइम। ओके, चलिए, और भी अगर डिटेल में समझना है तो आई हैव ऑलरेडी टेकन अ वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, है ना, तो वो आपको आई थिंक स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाना चाहिए चैनल पे। आप चाहें ज़्यादा पढ़ना तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेस मिशन और सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज़ डिटेक्टेड सोलर प्रोटॉन इवेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी इसरो की ऐसी सैटेलाइट है या स्पेस मिशन है जिसने सोलर प्रोटॉन इवेंट को डिटेक्ट किया है पहली बार? आंसर इज चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था। लैंडर और रोवर तो खराब हो गए थे बिकॉज उनका बहुत हाई स्पीड से कोलिजन हो गया था मून के सरफेस से, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो वर्क कर रहा है। और ऑर्बिटर ने रिसेंटली डिटेक्ट किया था पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट को। तो सोलर प्रोटॉन्स जो हैं वो तेज़ी से निकलते हैं और ये स्पेस में गर्मी बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो भी ह्यूमन इन स्पेस होंगे उनको ये हीट फील होगी। ओके, तो उससे रिलेटेड ही ये न्यूज़ है, देख लेते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो है उसने डिटेक्ट किए हैं ये, और किसकी मदद से डिटेक्ट किए? लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सो चंद्रयान लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास इसकी मदद से किया है। प्रोटॉन इवेंट्स जो होते हैं वो रेडिएशन बढ़ा देते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर होता है।
ओके और जैसे मास इजेक्शंस की हमने बात की थी जब अगर आपने ज्योग्राफी लेक्चर देखा हो, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल टर्म्स में यही समझा देती हूँ। सो ह्यूमंस इन स्पेस के लिए हीट बढ़ जाएगा बेसिकली। और अर्लियर इसी इंस्ट्रूमेंट ने यानी चंद्रयान 2 ने ही कोरोनल मास इजेक्शंस, जो सन का कोरोना होता है वहाँ से बहुत तेज़ी से इजेक्शंस, जो उसके हीट है आप ऐसे समझिए, उसको निकलते हुए देखने वाला इवेंट भी इन्होंने कैप्चर किया था। स्ट्रीम ऑफ आयनाइज मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की तरह से निकलता है, राइट। यहाँ आप देखिए पिक्चर से थोड़ा आइडिया हो जाएगा, एकदम से फ्लश ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और जो गर्मी और लाइट होती है सन की वो निकल के आती है, और इसको कहा जाता है कोरोनल स्टॉर्म या सोलर स्टॉर्म। सोलर पार्टिकल इवेंट या सोलर प्रोटॉन इवेंट जो होता है वो सन से इमिट होता है, और मोस्टली इसमें प्रोटॉन होते हैं और बहुत तेज़ी से सन के एटमॉस्फेयर या फिर जो स्पेस में इंटरप्लैनेटरी स्पेस है दो प्लैनेट्स के बीच में, वहाँ ये फैल जाता है, गर्मी बढ़ाने का काम करता है। सिंपल सी बात है। और चंद्रयान 2 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें एक ऑर्बिटर था जो कि अभी भी काम कर रहा है, लैंडर विक्रम नाम से लैंडर था, और रोवर कौन सा था, प्रज्ञान रोवर। ये तीनों नाम आपके दिमाग में थोड़े रहने चाहिए। और प्रज्ञान और विक्रम वर्क नहीं किए, लेकिन जो ऑर्बिटर है इट इज स्टिल वर्किंग। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन? हाँ जी, तो इंडिया एक वीनस मिशन पे भी काम कर रहा है, उसका अभी हाल ही में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के तैयार होगी, गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा तो इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा बजट सैंक्शनिंग के साथ ही। तो आप बताइए इसका नाम क्या है? शुक्रयान 1। तो वीनस को शुक्र कहा जाता है, और ये ऑल्दो सन के सबसे पास नहीं है, सन के सबसे पास मरकरी होता है, मरकरी प्लैनेट है, लेकिन वीनस पूरे सौर मंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, राइट, और सल्फ्यूरिक क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जो सन की गर्मी आती है उसको निकलने ही नहीं देते। इस वजह से एकदम आग के गोले जैसा गर्म ये प्लैनेट है। तो उस पर हमारा मिशन मोस्ट प्रॉब्ली शुरू हो जाना चाहिए अप्रूवल मिलते। तो उसका नाम क्या है? शुक्रयान 1। सो इसरो ने लॉन्च प्लान किया है अभी तक कि शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 तक की विंडो जो आएगी उसमें लॉन्च किया जाएगा। और बहुत बजट, जैसे चंद्रयान 2 बहुत बजट में किया गया, चंद्रयान भी बजट में किया गया, इसी तरह से बहुत बजट में काम करने की कोशिश है। अगर ये विंडो मिस हो जाती है तो 2031 यानी 2031 की विंडो में ही हम ये जो मिशन है उसको लॉन्च कर पाएंगे। एंड दिस इज इट। जो वीनस है उसका सरफेस टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक है, या इतना ज़्यादा है कि वो लेड को भी पिघला सकता है। और पॉइंट्स देख लीजिए कुछ। एम क्या रहेगा इस शुक्रयान मिशन का? तो सरफेस और एटमॉस्फेयर दोनों को स्टडी करने की कोशिश, वैसे एटमॉस्फेयर को मेनली स्टडी करने की कोशिश की जाएगी। और जो सोलर विंड इंटरैक्शन है वीनस के आयनोस्फेयर से, सोलर विंड और वीनस का आयनोस्फेयर आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो देखा जाएगा। और अभी तक ऐसा प्लान है कि इंडिया के GSLV Mk2 रॉकेट पे शुक्रयान 1 को लॉन्च किया जाना है। बाकी जो भी अभी तक तो यही सारी न्यूज़ है, अब जो भी अपडेट होगा फ्यूचर में हम देखेंगे। देन ओके, पूरे सोलर सिस्टम में 2 ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, राइट। तो एक तो है वीनस और दूसरा है यूरेनस। तो वीनस एंड यूरेनस, UV से आप याद रखिएगा, सिर्फ UV है यानी यूरेनस और वीनस है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बैकवर्ड रोटेशन। और भी कुछ मिशंस देख लीजिए जो वीनस से जुड़े हुए अलग अलग कंट्रीज ने लॉन्च किए हैं ओवर द टाइम। मैगेलन नासा का मिशन रहा, वीनस एक्सप्रेस यूरोपियन मिशन रहा, और अकात्सुकी नाम से समझ में आ रहा होगा जापान का मिशन रहा वीनस से रिलेटेड। आगे बढ़े, अब हम आते हैं नासा से रिलेटेड न्यूज़ पे। नासा प्लान्स टू रिटायर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज ISS बाय 2031 बाय क्रैशिंग इट इनटू पैसिफिक ओशन। तो नासा ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि 5 देशों ने मिलकर के अपने अपने स्पेस प्रोग्राम के चलते बनाया था, उसको 2031 के एंड में खत्म कर दिया जाएगा, ध्वस्त करके, और उसको ड्रॉप कहाँ कर दिया जाएगा? पैसिफिक ओशन में एक जगह है जिसको बोलते हैं रिमोट प्लेस है, पॉइंट नीमो, वहाँ पे इसको ड्रॉप करवा दिया जाएगा।
सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस इज ISS, और जो कि 5 देश मैनेज कर रहे थे, और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2000 के अंदर, अभी भी मैनेज कर रहे हैं, 2031 में होगा ये काम। सो नासा यूनाइटेड स्टेट्स का, रशिया का रोस्कॉस्मोस, जापान का JAXA, यूरोप का ESA एंड कनाडा का CSA, ये 5 स्पेस एजेंसीज हैं जो कि ISS से जुड़ी हुई हैं। देन बस दैट इज इट। सो 2031 के एंड में नहीं, 2030 के एंड में, 2031 टच होते होते इसको अनऑपरेशनल करने की बात चल रही है। बस इसमें और कुछ ज़्यादा बात है नहीं। नेक्स्ट, म्यूज एंड हीलियोसोम, ये 2 वर्ड्स ध्यान से देखिएगा, म्यूज एंड हीलियोसोम, विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, आर एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? म्यूज, हीलियोसोम नासा से जुड़े हुए हैं। सो नासा ने 2 नए साइंस मिशन अनाउंस किए। एक है म्यूज, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, तो यानी सन से रिलेटेड है, और दूसरा है हीलियोसोम। ये दोनों ही जो हैं ये सन की स्टडी से रिलेटेड मिशंस हैं, और सन के कोरोना और मैग्नेटिक फील्ड और जो सोलर विंड फेंकता है सन, उसकी स्टडी के लिए दोनों ही मिशंस अनाउंस किए गए हैं, म्यूज एंड हीलियोसोम, राइट। और इसी के पहले अगर पार्कर सोलर प्रोब भी है, जो अगेन सन की स्टडी से रिलेटेड एक मिशन चल रहा है नासा का। एस्ट्रोसैट विटनेस द बर्थ ऑफ ब्लैक होल इन स्पेस फॉर द 500th टाइम। अगेन ये जो न्यूज़ है ये इंडिया से रिलेटेड आ जाती है कि एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला और वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप्स है, इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है ना, पहला इन द सेंस मल्टी वेवलेंथ वाला, जो 5 अलग अलग वेवलेंथ को कैप्चर करके इमेजेस निकालता है, और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप ये माना जाता है। तो एस्ट्रोसैट ने विटनेस किया है ब्लैक होल को बनते देखना, उसकी इमेजेस 500th टाइम अभी रिसेंटली। ब्लैक होल क्या है? ये ऐसी स्पेस होती है जिसमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि लाइट भी इससे पास नहीं हो पाती है, ओके, तो उसको ब्लैक होल कहते हैं, और साइंटिस्ट इसमें बहुत क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च इसमें चलती रहती है। सो एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, जो जिसमें 5 इंडिविजुअल टेलीस्कोप हैं, अलग अलग वेवलेंथ पे काम करते हैं, विजिबल, नियर यूवी, फार यूवी, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे पे। एस्ट्रोसैट को 28 सितंबर 2015 में इसरो ने लॉन्च किया था नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट पे, नियर अर्थ यानी अर्थ के पास में, और इक्वेटर वाली ऑर्बिट पे इसको लॉन्च किया गया था। और ये और भी क्या काम करता है? बेसिकली गामा रे बर्स्ट जो होती है उनको स्टडी करता है। गामा रे बर्स्ट बहुत पावरफुल रेज हैं जो कि गैलेक्सीज एमिट करती हैं यूजुअली। सो एक तरह से एनर्जी एक्सप्लोजन्स होते हैं। गामा रे बर्स्ट एनर्जेटिक एक्सप्लोजन जो कि डिस्टेंट गैलेक्सीज निकालती है, और इससे अलग अलग दूर दूर तक गैलेक्सीज एंड ऑल की स्टडी की जाती है, राइट। एंड ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जो यूनिवर्स में देखे जाते हैं। और अगर आप गामा रे बर्स्ट की बात करें तो 1 मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन दी सन, और उनको ये जो टेलीस्कोप है कैप्चर करता है। Which country launched its manned mission to Tiangong Space Station? Manned mission यानी जिसमें इंसान भी हो। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में अपने मैंड मिशन को स्टार्ट किया ताइंगोंग स्पेस स्टेशन पे? अब ताइंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? अगर ये पता होगा आंसर पता लग जाएगा, चाइना का है ये। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 5 कंट्रीज़ का था, अभी हमने देखा उसमें चाइना नहीं था। सो चाइना ने बोला ठीक है मत डालो मुझे, मैं अपना एक अलग सा स्टेशन बना लेता हूँ स्पेस में। तो ताइंगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का है, और हाल ही में एक मैंड मिशन चाइना ने उधर किया। सो ताइंगोंग का मतलब होता है हेवनली पैलेस, है ना, एकदम स्वर्ग में महल होगा ना वो। और उसने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, और वो 180 डेज तक वहाँ रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में चाइना बना रहा है। ठीक है जी, तो स्पेस से रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक की न्यूज़ थी वो हो गई। अब उससे अलग फील्ड की तरफ, मतलब फील्ड तो वही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट स्पेस से अलग चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट बॉडी सूट फॉर योग इन स्पेस? सो कौन सा ऐसा बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है जिसने स्पेस में जाकर के लोग योग कर सकें, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जा रहे हैं उसके लिए एक बॉडी सूट बनाया है? आंसर इज एम्स,
दिल्ली के एम्स ने ऐसा किया है। सो फर्स्ट बॉडी सूट है ऐसा, जिसको पहन के आपका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा 70-75% तक, तो आप रुक सकते हो, ग्रेविटी थोड़ा सा आपकी बॉडी फ्लोट नहीं होगी स्पेस के अंदर। सो इंडियाज़ फर्स्ट बॉडी सूट फॉर एस्ट्रोनॉट्स, और उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, बोन डेंसिटी लूज नहीं होने देगा, प्लस 70% तक उनका स्पेस में वेट बढ़ जाएगा, तो फ्लोटिंग अवॉइड करेगा। आप योग करिए, ओके। अब हम आते हैं सुपर कंप्यूटर्स पे, सुपर कंप्यूटर्स विद एक्सेप्शनल स्पीड। सो सुपर कंप्यूटिंग जो पूरा मिशन है इंडिया में 2015 के अंदर लॉन्च हुआ, जिसके तहत बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स अलग अलग जगह कमीशन किए गए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, और कौन सा सुपर कंप्यूटर कहाँ है वो थोड़ा सा मैं हिंट देके याद करवा दूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशनड एट IIT गांधीनगर। अब देखिए, परम अनंत नाम से सुपर कंप्यूटर है, कहाँ कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर। तो गांधीनगर में गांधी जी आ ही रहे हैं, तो गांधी जी अनंत हैं, वो कब के गुजर गए, लेकिन आज भी हर एक बात में, हर एक बुक में, हर एक नोट पे जिंदा ही हैं, है ना। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि अनंत है। कौन अनंत है? गांधी जी अनंत है। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर के अंदर कमीशन किया गया है, और अंडर फेज 2 ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में चालू हुआ था, इसका फेज 2 चल रहा है। और जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है वो जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST का। ठीक है, सो ये दोनों का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। कौन कौन से हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इनकी स्पीड आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। परम अनंत सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? 838 टेराफ्लॉप्स, 838 टेराफ्लॉप्स, यानी कि एक सेकंड में 838 लाख करोड़ कैलकुलेशंस ये सुपर कंप्यूटर कर लेता है। ये है इसकी स्पीड की पावर। अब यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि पहले मेगाफ्लॉप्स आता है, गीगाफ्लॉप्स आता है, फिर टेराफ्लॉप्स आता है। तो 838 टेराफ्लॉप्स है अनंत की। फिर हम देखेंगे हमारे पास पीटाफ्लॉप्स भी हैं, ओके। और फिर हम देखेंगे वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है ना, वो एक्साफ्लॉप की स्पीड अचीव करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगले सुपर कंप्यूटर की ओर। नेम द स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर दैट वाज इनॉग्रेटेड एट NIT तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है, ऑन 25 ऑफ May 2022। तो NIT तिरुचिरापल्ली में कौन से सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? आंसर इज परम पोरुल। परम पोरुल तिरुचिरापल्ली है, तो तिरुचिरापल्ली में तीर आ रहा है, तीर, बो एंड आरो वाला तीर जो होता है। और तीर अगर आप ऐसे कर दो तो पोर, पोर समझते हैं? पोर बना देना, यानी कि एक तो पोर ऐसा होता है डालना, एक होता है पोर बन जाते हैं हमारे, जैसे स्किन पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, PORES, छिद्र, छिद्र। तो तीर पोर बना सकता है। तो ये आपका हिंट हो सकता है परम पोरुल। पोरुल से आप पोर ले लीजिए और तीर ले लीजिए, तो तीर पोर बना देता है स्किन में। तो तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है। इसकी भी 838 टेराफ्लॉप्स स्पीड है। और कौन डेवलप करता है सुपर कंप्यूटर्स को? तो इंडिजिनसली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन एडवांस कंप्यूटिंग CDAC सुपर कंप्यूटर्स बनाती है इंडिया में, ओके, CDAC बस। और ये तो सेम कॉमन ही रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेटी, दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है सुपर कंप्यूटिंग मिशन। Next is the CDAC has launched a new supercomputer named Param Ganga. अब कौन आया? परम गंगा with computing capacity of 1.66 petaflops. ज़्यादा स्पीड हो गई। सो 1.66 petaflops के साथ में परम गंगा कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? रूरकी, IIT रूरकी। रूरकी आता है हरिद्वार में, हरिद्वार से बहती हैं गंगा जी, तो गंगा का संबंध या रिलेशनशिप रूरकी से इस्टेब्लिश करके आप याद रख सकते हैं। और जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है वो 4500 करोड़ का एक बजट आउटलेट किया गया था फॉर 7 years, और उस पर काम चल रहा है। और परम 8000 जो है वो, ये एक एडिशनल इन्फो है कि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में बना था, इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट वाज इंडिजिनसली मेड दैट वाज इन 1991, CDAC ने ही बनाया था, और उसका नाम क्या था? परम 8000, परम 8000। देन मूविंग ओवर टू परम प्रवेग। परम प्रवेग
इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये, इंडिया का। सो परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर हैज रिसेंटली बीन कमीशन्ड बाय IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, IISc बैंगलोर। IISc कहाँ पर है? बैंगलोर में है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। ओके, व्हाट इज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ परम प्रवेग? तो परम प्रवेग की स्पीड कितनी है? 3.3 पीटाफ्लॉप। ओके, सो वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड पावरफुल, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में से आता है परम प्रवेग। नाम से ही लग रहा है ना, परम प्रवेग, स्पीड बहुत ज़्यादा है। 1 पीटाफ्लॉप इक्वल्स a quadrillion or 1015 operations per second and largest supercomputer in Indian academic institutions। हाँ, इसमें लार्जेस्ट है। अगर आप किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग है, IISc बैंगलोर के अंदर इंस्टॉल्ड है। राइट, ये तो वही सारी बातें हैं। चलिए फिर हम आते हैं वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सो फ्रंटियर, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रंटियर बन गया है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और इसने पिछाड़ दिया है जापान के फुगाकू को। ओके, और फ्रंटियर जो है उसकी स्पीड कितनी है? 1.1 एक्साफ्लॉप। हम 3.3 पीटाफ्लॉप पे थे परम प्रवेग में, और इसमें 1.1 एक्साफ्लॉप किसका आ गया है? फ्रंटियर का आ गया है। राइट, और फ्रंटियर was built by using Hewlett Packard Enterprise architecture equipped with advanced micro devices processors. So built by US Department of Energy, Oak Ridge National Laboratories। US का है, इतना ध्यान रख सकते हैं। और इसने पीछे किया है फुगाकू जापान को, जो कि 442 पीटाफ्लॉप्स पे काम कर रहा था। और एक एक्साफ्लॉप में 1000 पीटाफ्लॉप्स होते हैं, ऐसे आप ध्यान रखेंगे, है ना। इधर अगर आप गौर से देखो तो पीटाफ्लॉप इज 10 to power 15, एक्साफ्लॉप इज 10 to power 18, 1000 का डिफरेंस आता है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? क्वांटम फिजिक्स को यूज़ किया जाता है और जो मैसेजेस हैं उनको एनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कोडेड कर दिया जाता है, और उस कोड की चाबी सिर्फ रिसीवर के पास होती है। तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इसमें होती है, हैकिंग वगैरह होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। मैसेजेस आदान प्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। सो एक मैकेनिज्म है सिक्योर कम्युनिकेशन का, जिसमें कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है और अलग अलग कंपोनेंट्स क्वांटम मैकेनिक के इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 पार्टीज होती हैं, यहाँ से कोड करके भेजा जाता है, वहाँ डिकोड करने के लिए की प्रोवाइडेड होती है। सो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक प्रयागराज यूपी और विंध्याचल यूपी के बीच में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टेस्ट किया गया था, और इस पर फर्दर काम चल रहा है। और अब इसी तरह से ना इंडियन आर्मी भी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ अभी रिसेंटली काम कर रही है कि वो भी कुछ कम्युनिकेशन इस तरह का सेटअप करे। सो जैसा भी न्यूज़ में होगा आपसे शेयर कर लिया जाएगा। ये DRDO के कुछ ट्रिविया है। 1958 में बना था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, और चेयरमैन कौन है DRDO के? G सतीश रेड्डी। ICMR, Indian Council of Medical Research, approves India-made kit to detect Omicron। ओके, सो ICMR ने अप्रूव कर दिया है इंडिया में जो किट बना था ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। तो कोविड वाला जो सिनेरियो चल रहा था, तो ओमिक्रॉन एक वेरिएंट आया था, और उसको डिटेक्ट करने के लिए इंडिया मेड किट, जिसका नाम क्या था? ओमिश्योर, इसको ICMR से अप्रूवल मिल गया था। मैन्युफैक्चर इसको किया टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने, और ये जो किट है ये 85 मिनट में रिजल्ट देता है, और जो पूरा टाइम लगता है सैम्पल कलेक्शन, RNA एक्सट्रैक्शन, रिजल्ट, उसमें 130 मिनट्स लगते हैं। तो ओमिश्योर ओमिक्रॉन डिटेक्ट किट है, इंडिजिनसली मेड है, और टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। देन ये एक बड़ा डेवलपमेंट था मेडिकल साइंस से रिलेटेड, दैट हेलोड्यूल यूनिनर्विस। हेलोड्यूल यूनिनर्विस ये समुद्री घास है बेसिकली। हेलोड्यूल बोलते हैं, वैसे हेलोड्यूले भी बोल सकते हैं। यूनिनर्विस सी ग्रास की एक स्पीशीज है, is found to have strong activity against which disease। ये जो ग्रास है
ये बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास वाले रीजन जो है कोस्टल एरियाज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। और इस ग्रास के अंदर एक ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो कि एक बड़ी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग साबित हो सकती है। आंसर इज कैंसर। सो हैलिड्यूल यूनिनर्विस सी ग्रास की स्पीशीज है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करती है कैंसर के अगेंस्ट, राइट। और ये रामेश्वरम कोस्टल एरियाज में सदर्न तमिलनाडु में बहुलता से पाई जाती है। तो इसके ऊपर अभी बहुत काम चल रहा है और अगर सारे रिजल्ट सक्सेसफुल रहे तो ये ब्रेक थ्रू हो सकता है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च जागरूक वोटर कैंपेन? सो असेंबली इलेक्शंस 2022 के दौरान जागरूक वोटर कैंपेन कौन से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने शुरू किया? आंसर इज ट्विटर। और जो सिटीजन्स हैं उनको उनके राइट पता होने एंड सही नॉलेज बिफोर वोटिंग देने के लिए पूरा अभियान चालू किया गया था। बस इसमें इतना सही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी यानी कंपल्सरी फॉर द टेलीकॉम कंपनीज टू स्टोर इंटरनेशनल कॉल्स, सैटेलाइट फोन कॉल्स, कॉन कॉल्स एंड मैसेजेस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो इंटरनेशनल कॉल्स हों, सैटेलाइट कॉल्स हों, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हों एक्सेट्रा, मिनिमम कितने साल तक टेलीकॉम कंपनीज को इनका डेटा अपने पास स्टोर रखना पड़ेगा? 2 साल। पहले इसकी सीमा 1 साल की थी, उसको बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक अमेंडमेंट लाया इन यूनिफाइड लाइसेंस दिसंबर 2021 में, जिसके बाद ये चेंज ले आया गया है। देन इंपॉर्टेंट है इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेटिक्स। इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेटिक्स यानी ICVP सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो ये मेडिकल साइंसेज और आई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल विजन से रिलेटेड है। ओके तो जिन लोगों का रेटिना खराब हो रखा है, रेटिना पे ही इमेज बनती है जो भी आप देखते हैं, अगर रेटिना खराब है, आई साइट बिल्कुल नहीं है, तो भी आर्टिफिशियल विजन की दुनिया में इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेटिक्स की मदद से एक इंसान को दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर ये एक ब्रेक थ्रू हुआ था। तो प्रोस्थेटिक्स होते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक हाथ लगाया जाता है, पाँव लगाए जाते हैं, तो ये विजुअल प्रोस्थेटिक है, देखने के लिए प्रोस्थेटिक है। तो इसके लिए एक जो पार्ट है इस प्रोस्थेटिक का वो आपके सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है ऑन द ब्रेन्स विजुअल कॉर्टेक्स, और एक डिवाइस आप पहनते हैं। तो इन दोनों में एक विदाउट एनी वायरिंग कनेक्शन होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, एंड वट एवर इज इमेजेस कैप्चर्ड वो विजुअल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का, वहाँ पे उसकी इमेज बना दी जाती है, तो एक इंसान को दिखने लग जाता है अगर उनका रेटिना भी खराब हो तो भी। सो इंट्राकॉर्टिकल विजुअल प्रोस्थेटिक हैज़ बीन सक्सेसफुली सर्जिकली इम्प्लांटेड इन स्टडीज फर्स्ट पार्टिसिपेंट। तो ये सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट हो चुका है और पार्शियल विजन रिस्टोर हो जाती है एक इंसान की जिसको कुछ नहीं दिख रहा हो। ओके और रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स को बाईपास कर दिया जाता है, इन दोनों का ही यूज़ नहीं होता उसमें ना। ऑप्टिक नर्व जो कि आपके इमेज क्रिएशन में हेल्प करती है, आइज से कनेक्ट करती है ब्रेन को, वो उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, और ये डायरेक्टली ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स जहाँ पे ये लगाया जाता है यहाँ से कनेक्ट कर देती है आई प्रोस्थेटिक्स को। नेक्स्ट हम आते हैं, द ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DCI हैज साइंड एन अग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रेजर। यानी कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ड्रेजर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पहले तो समझो ड्रेजर क्या है। ड्रेजर होती है एक शिप जैसा होता है जिसमें आगे एक आर्म होता है, जैसे JCB मशीन देखिए, वो रोड की खुदाई करती है ना, मिट्टी वगैरह उठा लेती है, रोड तोड़ देती है, इसी तरह से ये पानी का JCB मशीन समझो। ड्रेजर है जो कि कैनाल्स वगैरह को ब्रॉड करना है, डीपन करना है, जो पोर्ट एरिया है वहाँ पर बहुत मिट्टी आ गई तो उसको डीप कर सकता है। सो इस तरह का एक टूल होता है, राइट। So dredger is a boat fitted with special machine to increase the size of harbors, rivers, canals. Okay, तो ये ड्रेजर पहला इंडिजिनस ड्रेजर बनाने के लिए भारत में बनाया गया पहला ड्रेजर, तो DCI ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में ये अग्रीमेंट किया है। सो मार्च 2002 में हुआ और 34 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट होगा। 920 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाना है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज फर्स्ट FSRU हेग जायंट अराइव्ड एट जैगर टर्मिनल महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट, तो इंडिया का पहला FSRU क्या है? फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, यानी पानी पे तैरता हुआ रीगैसिफिकेशन यूनिट है। LNG से रिलेटेड है, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस से, और ये एक
LNG को स्टोर करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। और ये फ्लोटिंग पहला, भारत का पहला FSRU यानी फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट है। और कहाँ इसको कमीशन किया गया, कहाँ ये आया है? जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में। जयगढ़ टर्मिनल जो है वो इंडिया का 24/7 डीप वाटर प्राइवेट पोर्ट है, पहला। ओके, इंडिया का पहला डीप वाटर 24/7 ऑपरेशनल प्राइवेट पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर, राइट। और ये कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है? पहले तो हेग जाइंट। तो क्या है हेग जाइंट? FSRU है। कहाँ से आया है? कैपिटल शिपयार्ड सिंगापुर से सेल होकर के। और ये कहाँ आया है? तो जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में आया है। और FSRU बेस्ड LNG टर्मिनल है। तो जो LNG इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा नेचुरल गैस से रिलेटेड, उसको और बूस्ट करेगा। ग्रीन एनर्जी के फील्ड में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। Ministry of Port Shipping and Waterways is set to build India's first indigenous यानी भारत में ही बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स एक्ट। यानी कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण करने के लिए, मतलब कहाँ पे निर्माण करेगा बेसिकली, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वहाँ पे बिल्ड किए जाएंगे इंडिया का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल। अब ये क्या होता है? वेसल मतलब शिप समझिए। ओके, हाइड्रोजन फ्यूल यानी फ्यूल किससे मिलेगा? इसको हाइड्रोजन से मिलेगा। इलेक्ट्रिक वेसल है और इलेक्ट्रिसिटी इसको हाइड्रोजन फ्यूल से मिलेगी। और ये डेवलप होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। यानी कि ग्रीन एनर्जी, अगेन हाइड्रोजन फ्यूल इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन नहीं होता, एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो हमारा जो टारगेट है लो कार्बन एमिशंस का, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल 17.50 करोड़ की लागत से एक्सपेक्टेड है बनने का। 75% ऑफ द कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। एंड ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेट है ये फ्यूल फ्रंट पे, राइट। देन ये एफिशिएंट होता है हाइड्रोजन फ्यूल, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, जीरो एमिशन, डायरेक्ट करंट पावर मिलती है। तो कुल मिलाकर के एक ग्रीन फ्यूल और नॉन एमिशन वाले ऑप्शन के तहत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। Next news is MV Ram Prasad Bismil becomes longest vessel ever, अभी तक का longest vessel to sail on ब्रह्मपुत्रा नदी पे सेल करने वाला अभी तक का longest ever vessel का नाम बताइए। आंसर इज MV राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। अब ये जो वेसल है ये कार्गो कैरी करके गया और अभी तक ब्रह्मपुत्रा पे कार्गो लेकर के आने वाले वेसल में से सबसे लॉन्गेस्ट वेसल ये बन जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 90 मीटर लॉन्ग, 26 मीटर वाइड ये वेसल रहा और इसने पायलट रन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ये पायलट रन था और क्योंकि अभी सक्सेसफुल हो गया, इस तरह से कार्गोस को और पहुंचाया जा सकता है गंगा से ब्रह्मपुत्रा वाले पूरे रूट पे। अब देख लेते हैं। हैवी कार्गो मूवमेंट फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से ये चला और कहाँ पे जाके ये स्टेशन हुआ? सो गुवाहाटी के पांडू पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट से पांडू पोर्ट तक ये गया है, राइट। देन पायलट रन था, इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है बार्जिंग ऑपरेशन फ्रॉम कोलकाता टू गुवाहाटी वाया। अब आप बोलेंगे कोलकाता से गुवाहाटी, तो वाया इन्होंने बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो होता है उसको यूज करके और कार्गो वहां तक पहुंचाया है। तो ये पहली बार ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और क्योंकि सक्सेसफुल हो गया तो ये रूट अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्गोस को पहुंचाने के लिए फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हल्दिया से और गुवाहाटी में जो पांडू पोर्ट है वहां तक। तो कोलकाता और गुवाहाटी का एक गुड कनेक्टिंग रूट हो गया है वाया बार्जिंग ऑपरेशन। नाउ व्हाट इज दिस बार्जिंग ऑपरेशन? बार्जिंग ऑपरेशन होता है जिसमें जो वेसल्स होते हैं, जैसे ये आप लंबा वेसल देख रहे हो ना, इसमें खुद का मोटर नहीं था, यानी खुद का प्रोपेलेंट नहीं है, खुद की पावर से आगे नहीं बढ़ रहा। पीछे आपको दो ये ना बार्जिंग वेसल्स दिखेंगे जो इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्लोट हो रहा है और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर लिया गया है, तो अब इसको और यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है जी। तो इसमें जो दो बार्जेस इस्तेमाल किए गए थे, डीबी कल्पना चावला एंड डीपी एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको बार्ज किया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने वहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया था हल्दिया से और इसने डॉक किया है पांडू पोर्ट गुवाहाटी में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज डेवलप्ड अ बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव नेम्ड व्हाट, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे ने
किस नाम से एक बैटरी चालित दोहरे मोड़ वाला लोकोमोटिव विकसित किया है? आंसर इज नवदूत। नवदूत दो जगह, दोनों साइड दो तरह से चल सकता है ना। कहाँ गया? डुअल मोड, यानी बैटरी से भी चल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है। दो मोड ना, तो दो नवदूत। आप चाहो तो छोटा सा हिंट ले सकते हो। सो वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने डेवलप किया है इस लोकोमोटिव को और डुअल मोड पे चल सकता है, और फिलहाल ये टेस्ट के तौर पे काम कर रहा है जबलपुर मुडवाड़ा में, मध्य प्रदेश के अंदर बेसिकली, और बाद में इसको और जगह भी डिप्लॉय किया जाएगा। और इसने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी रेलवे बोर्ड से जीता है। एंड इसके चलते 1000 लीटर्स ऑफ डीजल हर रोज रेलवेज बचा सकता है अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसको वाइडली यूज करने पे हम आ जाएं तो, ठीक है। एंड देन मूविंग ओवर टू Indian Oil Corporation IOC has launched a special type of solar stove. IOC ने एक solar stove को लॉन्च किया है। What is the name of this solar stove? इस solar stove का नाम क्या है जो कि सौर ऊर्जा से स्टोव चलेगा? सूर्य नूतन, सूर्य की ऊर्जा से चलेगा सूर्य नूतन, पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चलेगा और रिचार्जेबल है, इंडोर कुकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। लॉन्च किसने किया? ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब ने किया। ओके, और ये IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कुछ ट्रिविया आपको देखने को मिल रही है। एंड विद दिस वी आर डन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से थे बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो आई रियली होप यू एंजॉयड द सेशन। इसका PDF आप चाहे ले सकते हैं, हैंड नोट्स बना लिए हों या स्क्रीनशॉट्स लिए हों, गुड इनफ। आई विल बी लीविंग यू विथ वन थॉट जो कि मैंने नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया था। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। जिसने जो कह दिया या जैसा चला आ रहा है वैसा का वैसा आंख मूंद के हम अपनाते जाएं तो कभी भी कुछ भी इनोवेशन, कभी भी कुछ भी बदलाव, बेहतरी नहीं आ पाएगी। सो अगर आपको आगे बढ़ना है, बी इट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और लाइफ, ज़रूरी है कि हम स्टेटस क्वो को क्वेश्चन करना ना छोड़ें। जो चीज़ जैसी है वो क्यों है, सही है तो ठीक है, आपको लगती है, और नहीं लगती तो सवाल कीजिए, उसको बदलने की एटलीस्ट पहल तो कीजिए। सवाल ही वो पहल है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आंख बंद करके मानते जाएंगे हर चीज़ को, तब तक कोई भी बदलाव किसी भी क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशंस में। टरा।